हेलो दोस्तों। रोजाना की तरह कविता अपने पति के साथ गाड़ी पर बैठकर जा रही थी। एक दिन क्या होता है, उसके पास आकर एक बच्चा कहता है, आंटी मैं गुब्बारे बेच रहा हूँ, आप गुब्बारे ले लीजिए। कविता को वह बच्चा बहुत प्यारा लगता है। कविता कहती है, बेटा मैं इसका क्या करूँगी, ये मेरी ज़रूरत का सामान नहीं है और कोई बच्चा भी नहीं है जिसके लिए मैं ले लूँ। वह फिर भी कहता है कि आंटी ले लीजिए ना। वह कहती है, मेरे अभी 3 महीने का ही बच्चा गर्भ में पल रहा है, जब ये बड़ा होगा तो यह इतने में फूट जाएंगे। लेकिन सोनू इतना चतुर था कि उसने मीठी बातें करते हुए उसने कहा, आप इसे फोड़ना ही मत, यह कभी फूटेगा ही नहीं। दोस्तों, कविता को सोनू की बातें बहुत अच्छी लगी। वह एक नहीं 2 गुब्बारे ले लेती है। दूसरे दिन वही बच्चा बत्ती पर पेन बेच रहा था। कविता कहती है कि तुम कल गुब्बारे बेच रहे थे, अब आज पेन बेच रहे हो, इसका क्या कारण है? तब वह बच्चा कहता है, आंटी मुझे भीख मांगना नहीं आता और मैं नहीं चाहता कि मैं भीख मांगूं, तो इसीलिए कभी मैं गुब्बारे बेचता हूँ, कभी पेन बेचता ही रहता हूँ। दोस्तों, कुछ ही समय व्यतीत हुआ था। कविता उस बच्चे को बहुत पसंद करने लगी थी। कविता अपने पति के साथ कार में जाया करती थी। जब वह छोटा सा बच्चा उसे हमेशा चौराहे पे मिलता था। एक दिन क्या होता है, कविता की गाड़ी रोजाना की तरह चौराहे पर रुकती है। वह चारों तरफ देखती है पर उसे सोनू कहीं नजर नहीं आता है। तो वहाँ जो बच्चे थे वह दौड़कर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आंटी आज सोनू आपको नहीं मिलेगा। तब वह पूछती है, क्या बात हुई? वह कहते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, शायद अब वह जिंदा भी ना रहे। कविता यह सुनकर घबरा जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी खास व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ हो। वह उन बच्चों से मिन्नतें करती है कि आप मुझे उसके घर पहुंचा सकते हो। वह बच्चे कहते हैं कि ठीक है, हम आपको उनके घर पहुंचा देंगे। तब कविता उनके साथ चली जाती है और अपने पति को कहती है कि आप ऑफिस जाइए, मैं अपने आप यहाँ से चली जाऊंगी। वह कहती है मैं सोनू को देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब वह कविता वहीं उतर जाती है और बच्चों के साथ सोनू के घर चली जाती है। वह एडमिट किया हुआ था, लेकिन वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला मिलती है। घर में बुजुर्ग महिला को देखकर कविता की आंखों में आंसू चलने लगते हैं। एकदम आंखें खुली रह जाती हैं। बुजुर्ग महिला भी कविता को पहचान जाती है। कौन थी वह बुजुर्ग महिला? और बुजुर्ग महिला जैसे ही कविता को देखती है वह तुरंत उठकर आती है और हाथ जोड़कर कविता के पैरों में बैठ जाती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे बेटे को बचा नहीं पाई। और कौन थी वह बुजुर्ग महिला जो वह कह रही थी कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं पाई? तो यह समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे कहानी में जाना पड़ेगा। यह कहानी है 2004 की। राजस्थान में रहने वाली कविता, उसे एक राजू नाम के व्यक्ति से प्यार हो जाता है कि घर वाले नहीं मानते हैं, पर वह अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उस व्यक्ति से शादी कर लेती है। उसके बाद वह शादी करके फिर वह कोलकाता में रहने लग जाती है। और तभी क्या होता है कि 2007 में एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम रखते हैं सोनू। सोनू नाम का छोटा बच्चा रखा जाता है सोनू। लेकिन 2-3 साल ही व्यतीत होते हैं, कविता को अपने पति की सारी सच्चाई मालूम पड़ने लग जाती है। जिस व्यक्ति से उसने शादी की है, जबरदस्त माँ बाप का कहना ना मानकर, तो वह बहुत बड़ा गैंगस्टर निकलता है, बदमाश है। चोरी करना उसका नित्य पेशा है। तब कविता उसे बहुत समझाती है कि चोरों की जिंदगी ज्यादा नहीं होती, लेकिन वह कहाँ मानने वाला। इंसान का नेचर, कल्चर, सिग्नेचर कभी बदलते नहीं हैं, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। राजू मानता नहीं है। एक दिन पुलिस की मिटबोड़ में वह मारा जाता है, लेकिन उसका छोटा बेटा सोनू, वह अब 4 साल का हो चुका है। कविता वहीं पर रह रही है। उसे मालूम था कि एक ना एक दिन राजू मारा जाएगा, क्योंकि चोरों की जिंदगी ज्यादा नहीं होती। कविता ने अपने सीने पर पत्थर रखकर सोनू को पालना प्रारंभ करा। लेकिन तब क्या हुआ, जब कविता के माँ बाप चूरू में रहा करते थे, वो एकदम से कविता के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा हमें माफ करना, हमें यह मालूम पड़ा तुमने जिससे शादी की वह तुम्हें छोड़कर अब चला गया है।
अब जिंदगी तुम्हारी बहुत आगे है, यह कैसे कटेगी। कविता कहती है कि आप चिंता ना करें, मेरा बच्चा है, उस बच्चे के सहारे मैं अपना जीवन जी लूँगी। लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं, बेटा जिंदगी बहुत लंबी है, तुम अपने माँ बाप के साथ चली जाओ और दूसरी शादी कर लो, लेकिन शर्त यह होगी कि तुम्हारा जो बच्चा है तुम्हें उसे छोड़ना होगा। कविता साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन तभी उसके सास ससुर, कविता के सास ससुर कहते हैं कि बेटा तुम्हारी ज़िंदगी बहुत है, अभी तुम इस बच्चे को हमारे पास छोड़ जाओ, क्योंकि ये हमारा खून है, हम इसे पाल लेंगे, और अपने माँ बाप के साथ चली जाओ। तब वह अपने बच्चे को छोड़कर अपने सास ससुर के पास छोड़कर अपने पिता के साथ चली जाती है। कविता के जाने के बाद उसके ससुर की भी मृत्यु हो जाती है। अब केवल दादी और सोनू दोनों ही हैं। दादी अकेली मेहनत करने लायक नहीं, पैर कमजोर हैं, बुजुर्ग शरीर है, तो सोनू की बुआ वह अपने साथ ले जाती है। उधर चूरू कविता अपने माँ बाप के साथ पहुँच जाती है। वह एक अच्छा लड़का देखकर उसकी वहाँ शादी कर देते हैं, लेकिन वह हमेशा यह कहते हैं कि तुम्हारा विवाह आज हो गया है, आज के बाद कभी भी अपने बेटे सोनू के बारे में सोचना भी मत। अगर तुम सोचोगी तो यह बात बाहर आई तो पता नहीं तुम्हारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इसलिए कभी भी मत सोचना। वह रोती रहती है, लेकिन वहीं पर वह झुग्गियों में उसकी बुआ और सोनू और उसकी दादी वहीं पास में रहते हैं, और उसका पति विशाल दोनों दुकान पर जाते हैं, और वहीं पर वह रेड लाइट के पास सिग्नल पर रोजाना सोनू से मिलती है। यह होता है विधि का विधान। उसी माँ का बेटा और माँ गाड़ी में बैठकर रोजाना ऑफिस जाती है और उसी का बेटा चौराहे पर भीख मांगता है। उसी समय सोनू का एक्सीडेंट हुआ तो कविता वहां पहुंची और उसकी सास भी। उसने हाथ जोड़कर कविता से माफ़ी मांगी कि मैं तुम्हारे बेटे को बचा ना पाई। कविता रोने के बाद कहने लगी कि बताओ सोनू कहाँ है, तो उसकी बुआ उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। जब कविता हॉस्पिटल पहुंचती है तो वह डॉक्टर से पूछती है कि वह कैसा है, तो डॉक्टर जवाब देते हैं कि अभी कुछ नहीं कह सकते। तभी उसके पति विशाल का फ़ोन आता है, वह फ़ोन नहीं उठाती। वह विचार करती है कि अगर विशाल को पता चल गया तो मेरी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी, लेकिन फिर एकदम से फ़ोन उठा लेती है और कहती है कि यहाँ सोनू का एक्सीडेंट हो गया है, उसका इलाज चल रहा है, मैं आज सोनू के पास ही रहूँगी। तब विशाल कहता है कि तुम एक लड़की हो और वहाँ रहकर क्या करोगी, उसके माँ बाप होंगे वहीं रह जाएंगे, अगर उनको पैसों की ज़रूरत है तो 10-20 हज़ार रुपये देकर वापस आ जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ रहो। यह कहकर तब कविता कहती है कि नहीं, मैं नहीं आ सकती, लेकिन फिर वह बता देती है विशाल को कि यह मेरा बेटा है और कोई नहीं। फ़ोन काट देती है, लेकिन वह सोचती है कि मैं विशाल को कैसे बताऊं कि ये मेरा बेटा है और कोई नहीं। दोस्तों, 2-4 दिन बीतने के बाद जब डॉक्टर कविता से कहता है कि तुम्हारे बच्चे को होश आ गया है, तुम जाकर उससे मिल लीजिए, तो जैसे ही सोनू आंखें खोलता है वह उसी आंटी को देखता है जहां वह गाड़ी से में रोजाना मिलती थी। तब वह राजू आंखें खोल के एकदम थोड़ा सा मुस्कुराता है, कह के आंटी आप। तब कविता उसे सीने से लगाना चाहती है, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया। कविता कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, बेटा तुम सही हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें सारा हाल बताऊंगी। उस बच्चे को थोड़े दिन के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। उधर विशाल का फ़ोन आता है और विशाल को वह सब बताती है। विशाल साफ मना कर देता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने बहुत बड़ी मुझसे बात छुपाई है, तुम्हारा मेरा रिश्ता अब सब खत्म है। इतना कहकर विशाल कविता का फ़ोन काट देता है और नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। उसने सारा अपने माँ बाप को हाल बताता है। कविता एक तो बहुत खुश है कि उसका बच्चा सही हो गया है, और दूसरी ओर वह अपने पति से बिछड़ गई है, इस बात का उसे दुख है। 8-10 दिन बीतने के बाद विशाल अपने माँ बाप को लेकर कविता के घर आता है और कहता है, कविता मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
तब कविता कहती है कि मैं सोनू के बिना भी नहीं रह सकती। तब विशाल कहता है, तुम्हें उसके बिना रहने को कौन बोल रहा है, तुम अपने साथ उसको ले सकती हो। तभी विशाल इतना अच्छा इंसान था, उसने कहा, जो तुम्हारी सास है, पहले वाली सास, वह सोनू के बिना नहीं रह सकती, तो तुम उसे भी अपने साथ ले चलो। हम अपने दोनों मिलकर उनकी सेवा करेंगे। ता और सोनू को साथ ले जाकर वह अपने नई सास ससुर के साथ चली जाती है और बड़े हंसी खुशी के साथ जीवन यापन करने लगते हैं। आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है।